कहानी की शुरुआत एक भविष्य की दुनिया से होती है जहां चारों तरफ सिर्फ बर्फ ही बर्फ थी। इंसानों ने मौसम को काबू करने के लिए मशीनें बनाई थीं, लेकिन वो मशीनें खराब हो गईं और पूरी दुनिया बर्फ से ढक गई। अब बचे हुए कुछ लोग जमीन के नीचे बने बंकरों में रहने लगे थे, जिन्हें कॉलोनी कहा जाता था। इन्हीं में से एक कॉलोनी के अंदर अचानक अलार्म बजता है और दो डरे हुए लोग जान बचाकर गलियारे में भागते हुए दिखाई देते हैं। कोई बहुत ही खतरनाक चीज उनके पीछे पड़ी थी। वे भागते हुए एक दरवाजे तक पहुंचते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो दरवाजा लॉक था। वे उसे खोल नहीं पाए और उनका पीछा करने वाले ने उन दोनों को वहीं मार दिया। इसी बीच एक दूसरी कॉलोनी में सैम नाम का एक आदमी बाहर खतरनाक ठंड में सैटेलाइट डिश की मरम्मत कर रहा था। तभी वह देखता है कि कुछ लोग एक बीमार आदमी को लेकर बाहर आ रहे हैं। वह बीमार आदमी ठीक होने के लिए सिर्फ एक दिन की मोहलत मांग रहा था, लेकिन मैसन नाम का शख्स उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। मैसन का मानना था कि वे पहले ही उस बीमार आदमी पर बहुत सारा राशन और संसाधन बर्बाद कर चुके थे। वह उसे तुरंत गोली मारने के लिए बंदूक तान देता है और इस बात को भी अनसुना कर देता है कि वह आदमी नियम के मुताबिक खुद बर्फ में जाकर मरने की मांग कर रहा था। सैम तुरंत बीच बचाव करता है और मैसन को याद दिलाता है कि यहाँ का नियम है कि बीमार आदमी खुद चुन सकता है कि उसे गोली खानी है या बाहर बर्फ में जाना है, और इस नियम का सम्मान होना चाहिए। लेकिन मैसन को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने उस आदमी को वहीं मार दिया। उसका कहना था कि बाकी लोगों के जिंदा रहने के लिए यह जरूरी था। जब सैम वापस कॉलोनी के अंदर आता है तो पता चलता है कि यहाँ रहने वाले लोग एक बंद जगह में बहुत कम संसाधनों के साथ रह रहे थे, इसलिए वे मामूली सर्दी जुकाम से भी बुरी तरह डरते थे। दरअसल पिछली बार जब यहाँ फ्लू फैला था तो उसने एक हफ्ते के अंदर ही 20 लोगों की जान ले ली थी। इसी खतरे को देखते हुए उनके लीडर ब्रिग्स ने यह नियम बनाया था कि अगर कोई भी बीमार पड़ता है तो उसे तुरंत सबसे अलग क्वारंटाइन में भेज दिया जाएगा। नियम के मुताबिक अगर क्वारंटाइन में रहने के बाद भी बीमार लोगों की हालत में सुधार नहीं होता तो उन्हें दो रास्तों में से एक चुनना पड़ता था। या तो वो एक गोली खाकर अपनी जान दे दें या फिर बर्फ में एक लंबी सैर पर निकल जाएं, जहां भी मौत पक्की ही थी। इस कॉलोनी के लोग जिंदा रहने के लिए जी जान से मेहनत करते थे। वे एक दूसरे का ख्याल रखते और बीज उगाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब उनकी आबादी पहले जैसी नहीं रही थी, क्योंकि हर गुजरते साल के साथ खाना और संसाधन कम होते जा रहे थे। कॉलोनी में अक्सर यह अफवाह उड़ती थी कि कहीं दूर एक ऐसी जगह है जहां मौसम गर्म है और वह स्वर्ग जैसा है। लेकिन सैम इन बातों को सिर्फ एक कहानी मानता था। सैम लीडर ब्रिग्स के पास गया ताकि वह उसे बता सके कि मैसन ने नियम तोड़कर उस बीमार आदमी को जबरदस्ती मारा है। ब्रिग्स यह सुनकर खुश नहीं था, लेकिन उसके पास मैसन से निपटने के अलावा एक और बड़ी समस्या आ चुकी थी। वे दोनों तुरंत कम्युनिकेशन रूम पहुंचे, जहां कूपर ने उन्हें एक डरावनी जानकारी दी। उसे कॉलोनी 5 से एक लगातार बजने वाला खतरे का सिग्नल मिल रहा था, लेकिन वहां से कोई भी उनके मैसेज का जवाब नहीं दे रहा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए ब्रिग्स ने आधे घंटे में एक बैठक बुलाई। इसी दौरान सैम विक्टर से मिलने गया, जो वहां के जानवरों का इंचार्ज था, लेकिन वहां के भी हालात अच्छे नहीं थे। विक्टर ने बताया कि खरगोशों का पिछला बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था। अब उनके पास सिर्फ 12 खरगोश बचे थे, जिनमें केवल एक मादा थी, और सबसे बड़ी दिक्कत यह थी कि बाकी खरगोश उसके साथ संभोग नहीं करना चाहते थे, यानी खाने की कमी और बढ़ने वाली थी। इधर ब्रिग्स मैसन को उसकी मनमानी के लिए डांटने गया, लेकिन मैसन को अपनी गलती का कोई पछतावा नहीं था। उसने अपने फैसले का बचाव करते हुए कहा कि जो लोग बाहर वॉक पर जाते हैं वे आखिर में वापस लौट आएंगे और उनका बचा कुचा खाना भी खत्म कर देंगे। बाद में सैम अपनी प्रेमिका काई से मिलने पहुंचा। काई वहां पौधों और खरगोशों के लिए खाने का इंतजाम देख रही थी। उसे पूरा भरोसा था कि मौसम को ठीक करने वाली मशीनें अभी भी बर्फ के नीचे कहीं दबी हुई हैं और काम कर सकती हैं। वह हार मानने को तैयार नहीं थी और अपने रडार की मदद से लगातार उस तकनीक को खोजने की कोशिश कर रही थी। थोड़ी देर बाद कॉलोनी के सभी लोग मीटिंग के लिए एक जगह जमा हुए। वहां डेक्स्टर अपनी पत्नी को बार बार समझा रहा था कि वह सबके सामने खांसे नहीं, ताकि किसी को शक न हो। जब सैम वहां से गुजरा तो उसकी पारखी नजरों ने भांप लिया कि वे दोनों बीमार हैं। सैम ने उन्हें टोकते हुए फौरन अपने कमरे में जाने को कहा, लेकिन डेक्स्टर डर गया और उसने बात को घुमाते हुए कहा कि वे दोनों बिल्कुल ठीक हैं। उसी समय ब्रिग्स वहां आता है और सबको कॉलोनी 5 के हालात के बारे में बताता है। वह ऐलान करता है कि वह खुद एक टीम लेकर वहां जांच करने के लिए जाएगा। मैसन इस बात का विरोध करता है और कहता है कि इस मुश्किल वक्त में उन्हें अपने लोग और राशन बाहर बर्बाद नहीं करने चाहिए, लेकिन ब्रिग्स उसकी बात को अनसुना कर देता है। फिर ब्रिग्स डेक्स्टर को अपनी टीम में शामिल होने के लिए कहता
है, लेकिन सैम जानता था कि डेक्स्टर और उसकी पत्नी की तबीयत ठीक नहीं है। डेक्स्टर को बचाने के लिए सैम खुद आगे आता है और कहता है कि वह टीम में जाएगा, जबकि डेक्स्टर को टरबाइन की देखभाल के लिए यहीं रुकना चाहिए। अपने पिता विक्टर के मना करने के बावजूद जवान लड़का ग्रेडन भी इस मिशन के लिए स्वेच्छा से आगे आता है। अपनी टीम तैयार करने के बाद ब्रिग्स काय को अपनी गैर मौजूदगी में कॉलोनी का इंचार्ज बना देता है। तभी अचानक डेक्स्टर की पत्नी को सबके सामने छींक आ जाती है, जिससे वहां हड़कंप मच जाता है। लोग डर के मारे अपने चेहरे ढक लेते हैं और उनसे दूर हटने लगते हैं। उस पति पत्नी को तुरंत क्वारंटाइन में डाल दिया जाता है। मैसन एक बार फिर शिकायत शुरू कर देता है कि उन्हें अभी उनका टेस्ट करना चाहिए। ब्रिग्स उसे जमकर डांटता है और साफ कह देता है कि उसके वापस आने तक उन दोनों के बारे में कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। इसके बाद एक छोटा सा दृश्य दिखाई देता है, जहां एक बर्फीले तूफान के बीच एक लड़का तेज हवाओं का मुकाबला करते हुए चल रहा है। वह तब दंग रह जाता है जब उसे अपनी माँ जमीन पर मरी हुई मिलती है। ठीक उसी वक्त सैम की नींद खुल जाती है। पता चलता है कि यह उसकी माँ की मौत का एक भयानक सपना था जो उसे अक्सर आता था। काई उसे संभालती है और याद दिलाती है कि जो हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। अगले दिन टीम अपने मिशन के लिए निकल पड़ती है। इसका मतलब था कि उन्हें मीलों तक जमी हुई बर्फ और जानलेवा बर्फीली हवाओं का सामना करते हुए पैदल चलना था। चलते चलते जब वे एक उजाड़ और पुराने शहर को पार करते हैं तो उन्हें रास्ते में एक पुरानी मौसम ठीक करने वाली मशीन मिलती है। सबको थोड़ी उम्मीद जगती है, लेकिन बदकिस्मती से वो मशीन खराब हो चुकी थी और काम नहीं कर रही थी। थोड़ी देर बाद वे एक पुराने पुल पर पहुंचते हैं और उसे बहुत ही सावधानी से पार करने की कोशिश करते हैं। सालों से मरम्मत न होने की वजह से पुल की हालत बहुत खराब थी और उसे पार करना जान जोखिम में डालने जैसा था। जब वे सावधानी से आगे बढ़ रहे थे, तभी अचानक ब्रिग्स के पैरों के नीचे से पुल का एक हिस्सा टूट कर गिर गया और वह गिरते गिरते बचा। वह सही समय पर पीछे हट गया, वरना एक बड़ा हादसा हो सकता था। पुल के दूसरे छोर पर उन्हें एक कार खड़ी मिली, जिसके पास एक आदमी की लाश पड़ी थी और उसके हाथ में एक बंदूक भी थी। जब उन्होंने कार के अंदर झांका तो देखा कि उस आदमी का पूरा परिवार अंदर मरा हुआ पड़ा था। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि उस आदमी ने खुद को खत्म करने से पहले अपने पूरे परिवार को मार डाला, ताकि उन्हें इस नरक में तड़पना न पड़े। बर्फ पर मीलों पैदल चलने के बाद उन तीनों को एक क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर मिला। उन्होंने रात बिताने के लिए उसी के अंदर रहने का फैसला किया। ग्रेडन अभी इतना छोटा था कि उसने अपनी जिंदगी में कभी किसी विमान या हेलीकॉप्टर को उड़ते हुए नहीं देखा था, इसीलिए वह इसे देखकर काफी हैरान था। वहां रुककर ब्रिग्स ने अपनी कॉलोनी में फोन किया ताकि वहां के हालात जान सके। कूपर ने उसे बताया कि डेक्स्टर और उसकी पत्नी की हालत बिगड़ती जा रही थी। मैसन अभी भी अपनी जिद पर अड़ा था कि उनका टेस्ट किया जाए, इसलिए ब्रिग्स ने कूपर को साफ कह दिया कि अगर मैसन अपनी हद पार करने की कोशिश करे तो वह उसके खिलाफ ताकत का इस्तेमाल कर सकता है। बाद में बातों बातों में ग्रेडन को वहां एक पुरानी मैगजीन मिली, जिसे देखकर दूसरे लोग उसे चिढ़ाने लगे। ब्रिग्स ने बताया कि यह वही जगह है जहां उसे सालों पहले सैम मिला था। यह सुनकर सैम ग्रेडन को अपनी कहानी सुनाने लगा। उसने बताया कि जब वह छोटा बच्चा था तब उसका परिवार और कुछ अन्य लोग पुरानी खदानों में छिपकर रहा करते थे। सैम ने बताया कि जब उनकी सप्लाईज खत्म हो गई और उन्होंने अपने कुत्तों और घोड़ों तक को खा लिया, तब उसके पिता और कुछ अन्य आदमी मदद मांगने के लिए शहर गए थे, लेकिन वे कभी वापस नहीं आए। उस ठिकाने पर लोग एक एक करके मरने लगे थे, इसलिए सैम ने अपनी माँ और बहन को किसी सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश की, पर बदकिस्मती से वे एक भयानक बर्फीले तूफान में फंस गए और सब अलग हो गए। सैम ने उसके बाद उन्हें फिर कभी नहीं देखा। अगर ब्रिग्स उसे नहीं मिलता तो वह भी उस दिन मर गया होता। अगले दिन वे तीनों आखिरकार कॉलोनी 5 पहुंच जाते हैं। वहां के मुख्य गेट के बाहर खून के धब्बे देखकर वे दंग रह गए। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्हें धुएं की अजीब सी गंध आने लगी। जब वे सीढ़ियों से नीचे उतरे तो उन्हें और भी ज्यादा खून दिखाई दिया। दरअसल ये वही गलियारा था जो शुरुआत में दिखाया गया था। इस कॉलोनी में करीब 50 लोगों के होने की उम्मीद थी, इसलिए वहां किसी का भी उनका स्वागत न करना एक बड़ी चिंता की बात थी। ब्रिग्स ने ग्रेडन को एक बंदूक थमा दी और फिर वे तीनों सावधानी से चारों ओर देखने लगे। वे जिस भी गलियारे में जाते, उन्हें वहां फर्श पर खून और बिखरा हुआ सामान ही मिलता। वे ये मान चुके थे कि यहाँ अब कोई भी जिंदा नहीं बचा है। तभी अचानक उन्हें एक बंद कमरे से कुछ आवाज सुनाई दी। सैम ने तुरंत उस कमरे का ताला तोड़ दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, उन्हें जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ मिला। वे धीरे धीरे उसके पास बढ़े, लेकिन लेलैंड नाम का वह आदमी अचानक उन पर चिल्लाने लगा और अपनी जान की भीख मांगने लगा। उन तीनों ने उसे भरोसा दिलाया कि वे दोस्त हैं और उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेलैंड ने खाना और पानी लेने से पहले उनसे मिन्नत की कि वे दरवाजा वापस बंद कर दें। वह कई दिनों से उस कमरे में फंसा हुआ था और उसे नहीं पता था कि कोई और जिंदा बचा भी है या नहीं। उसने बताया कि कुछ दिन पहले उसकी कॉलोनी ने अपना एंटीना ठीक किया था
और उन्हें एक मैसेज मिला था। लेलैंड अब वही मैसेज उन तीनों को सुनाने लगा। स्क्रीन पर एक वीडियो चलता है जिसमें बिना बर्फ वाले इलाके में एक आदमी खड़ा दिखाई देता है। वह बताता है कि उसके ग्रुप ने एक मौसम मशीन को ठीक कर लिया है और वहां की जमी हुई बर्फ को सफलतापूर्वक पिघला दिया है। अब उनके पास खेती के लिए उपजाऊ जमीन है और उन्हें बस कुछ बीजों की जरूरत है। बदकिस्मती से वीडियो बीच में ही कट जाता है और उन्हें उस जगह की पूरी लोकेशन पता नहीं चल पाती। लेलैंड उन्हें बताता है कि उन्होंने उस सिग्नल का पीछा करते हुए उस गर्म इलाके को खोजने के लिए एक टीम भेजी थी, लेकिन उन्हें वो जगह कभी नहीं मिली। इसके बजाय रास्ते में किसी बहुत ही खतरनाक चीज ने उन्हें ढूंढ लिया और उनके पीछे पीछे इस कॉलोनी तक पहुंच गई। सैम ने लेलैंड से उस जगह को नक्शे पर मार्क करने के लिए कहा और ब्रिग्स ने उसे भरोसा दिलाया कि वे उसे अपने साथ अपनी कॉलोनी वापस ले जाएंगे। हालांकि लेलैंड उस कमरे से बाहर निकलने के नाम से ही बुरी तरह डरा हुआ था। वे तीनों उस कमरे में जो भी राशन और सामान मिला उसे उठा लेते हैं और अपनी कॉलोनी से संपर्क करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिग्नल नहीं मिल पाता। आखिर में वे वहां से निकलते हैं और लेलैंड को भी अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, पर तभी कुछ खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। लेलैंड इतना डर जाता है कि वह वापस कमरे के अंदर भाग जाता है और दरवाजा बंद कर लेता है। अब ब्रिग्स, सैम और ग्रेडन को उसके बिना ही आगे बढ़ना पड़ता है। वे कॉलोनी के जितना अंदर जा रहे थे उन्हें उतनी ही ज्यादा चीखने और किसी चीज को पीटने की आवाजें सुनाई दे रही थीं। तभी उन्हें आगे मशालों की रोशनी दिखाई दी और जब वे करीब पहुंचे तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि कॉलोनी के लोगों की लाशों के बीच एक आदमी एक शरीर को काट रहा था और बाकी लोग इंसानी मांस खा रहे थे। अचानक उस कसाई को उनकी गंध आ गई और वह हमला करने के लिए पीछे मुड़ा, लेकिन सैम ने उसे पलक झपकते ही गोली मार दी। गोली की आवाज सुनते ही लाशों के ढेर में छिपे और भी बहुत सारे नरभक्षी यानी इंसानों को खाने वाले लोग जाग गए। उनका लीडर जोर से चिल्लाया और उन सब ने गलियारों में इन तीनों का पीछा करना शुरू कर दिया। सैम ने नरभक्षियों के लीडर के कान पर गोली मारी और एक दूसरे आदमी को भी मार गिराया, लेकिन उनकी गिनती बहुत ज्यादा थी। उन्हें धीमा करने के लिए ब्रिग्स ने उनकी तरफ एक डायनामाइट फेंका। इसी अफरा तफरी में ग्रेडन गलती से अपने ग्रुप से अलग हो गया और इससे पहले कि वो पीछे हट पाता, नरभक्षियों ने उसे घेर लिया और उस पर हमला कर दिया। ब्रिग्स और सैम तुरंत वहां पहुंचे और उन हमलावरों से डटकर मुकाबला किया। उन्होंने एक एक करके सबको मार गिराया, लेकिन जब उन्होंने ग्रेडन को चेक किया तो बहुत देर हो चुकी थी। ग्रेडन की मौत हो चुकी थी। उनके पास दुख मनाने का वक्त नहीं था क्योंकि और भी नरभक्षी उनके पीछे पड़े थे। सीढ़ियों से ऊपर भागते समय सैम ने एक और नरभक्षी को गोली मारी, लेकिन तभी उसकी गोलियां खत्म हो गईं। ब्रिग्स ने उन नरभक्षियों को रोकने के लिए सीढ़ियों के रास्ते को ही तोड़ दिया। बदकिस्मती से वहां पहले से ही एक नरभक्षी मौजूद था। ब्रिग्स उससे भिड़ गया और काफी जद्दोजहद के बाद उसे गोली मारने में कामयाब रहा। बाकी नरभक्षी भी वहां पहुंच गए और अपने साथी की मौत देखकर उनका लीडर गुस्से में चिल्लाने लगा। जैसे ही ब्रिग्स और सैम बाहर निकले, ब्रिग्स ने उस टावर को पूरी तरह तबाह करने और कॉलोनी का रास्ता बंद करने के लिए गेट पर डायनामाइट फेंक दिया। वे दोनों खतरनाक ठंड में बर्फ के ऊपर चलते रहे। जब उन्हें वही पुराना हेलीकॉप्टर मिला तो ब्रिग्स ने फैसला किया कि वे रात वहीं बिताएंगे, क्योंकि बाहर तापमान बहुत तेजी से गिर रहा था। वहां बैठकर वे उन नरभक्षियों के बारे में बात करने लगे। ब्रिग्स ने कहा कि इंसान जिंदा रहने के लिए बहुत ही भयानक काम कर सकता है और फिर उसने सेना में बिताए अपने पुराने दिनों की एक कहानी सैम के साथ शेयर की। ब्रिग्स ने बताया कि कैंप के दौरान एक स्टेडियम में 20,000 लोगों को इकट्ठा किया गया था। वहां सैनिक खाना बांट रहे थे और डॉक्टर बीमारों का इलाज कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खाना खत्म हुआ हालात बिगड़ गए। जिन लोगों के पास बंदूकें थीं उन्होंने कमजोर लोगों से चीजें छीनना शुरू कर दिया। इसलिए बड़े अफसरों ने यह तय करना शुरू कर दिया कि किसे जिंदा रखना है और किसे मरने देना है। मैसन उस वक्त ब्रिग्स की टीम में ही था और उन दोनों ने मिलकर उस जगह को छोड़ दिया ताकि कोई ऐसी जगह ढूंढ सके जहां इस तरह की मुसीबत ना हो। अगली सुबह जब सैम और ब्रिग्स की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि वो नरभक्षी उनके पैरों के निशानों का पीछा करते हुए काफी करीब आ चुके थे। सैम को डर था कि वे नरभक्षी उनकी कॉलोनी तक पहुंच जाएंगे, लेकिन ब्रिग्स ने उन्हें रोकने की एक योजना बना ली थी। वे दोनों तेजी से भागते हुए उसी पुराने पुल पर पहुंचे। वहां उन्होंने एक खतरनाक छलांग लगाकर पुल का एक हिस्सा पार किया और फिर रास्ते में डायनामाइट की एक छड़ी रख दी। वे पास ही कुछ टूटे हुए बोर्ड्स के पीछे छिप गए। बदकिस्मती से तेज हवा की वजह से डायनामाइट की फ्यूज बुझ गया। सैम उसे दोबारा जलाने के लिए आगे बढ़ने लगा, लेकिन ब्रिग्स ने उसे पीछे धक्का दे दिया और खुद वहां गया। बर्फीली हवा के कारण लाइटर जलाना बहुत मुश्किल हो रहा था, पर ब्रिग्स कोशिश करता रहा। इसी बीच कुछ नरभक्षी पुल पार करने के लिए कूदे, लेकिन वे सीधे नीचे जा गिरे। आखिरकार ब्रिग्स ने डायनामाइट जला लिया, पर वह वहां से भागा नहीं। उसने जानबूझकर उन नरभक्षियों को अपने करीब आने दिया और उनसे लड़ने लगा ताकि ज्यादा से ज्यादा नरभक्षी धमाके की चपेट में आ जाएं। तभी अचानक डायनामाइट
ब्रिग्स के हाथ में ही फट गया। इस धमाके में ब्रिग्स की मौत हो गई और पुल का बीच का हिस्सा पूरी तरह टूटकर नीचे गिर गया, जिससे अब उसे पार करना नामुमकिन हो गया था। सैम ने देखा कि पुल टूटने के बावजूद उस नरभक्षी लीडर सहित कुछ नरभक्षी दूसरी तरफ बच गए थे और वे गुस्से में उसे घूर रहे थे। सैम के पास रुकने का वक्त नहीं था, इसलिए वह फिर से अपनी कॉलोनी की तरफ भागने लगा। इस बीच आउटपोस्ट पर मेसन ने अपनी मनमानी शुरू कर दी थी। उसने डेक्स्टर और उसकी पत्नी की मिन्नतों को नजरअंदाज किया और उन्हें बाहर ले आया। मेसन ने डेक्स्टर की पत्नी को गोली मार दी, लेकिन इससे पहले कि वह डेक्स्टर को मार पाता, काई वहां पहुंच गई और उसने मेसन पर बंदूक तान दी। दोनों के बीच इस बात पर बहस होने लगी कि कॉलोनी को कैसे चलाया जाना चाहिए। तभी अचानक उन्हें बाहर से सैम की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। मौके का फायदा उठाकर डेक्स्टर वहां से भाग निकला और काई सैम की मदद के लिए दौड़ी। सैम खतरनाक ठंड की वजह से बेहोश हो गया। मेसन भी वहां पहुंचा और उसने काई को मारकर बेहोश कर दिया। कुछ घंटों बाद जब सैम को होश आया तो वह आउटपोस्ट के अंदर था। उसे भारी मन से विक्टर को उसके बेटे ग्रेडन की मौत की खबर दी। तभी मेसन वहां आया और उसने सैम को बिस्तर से हथकड़ी लगा दी। उसने ऐलान कर दिया कि अब वहां का लीडर वही है। उसने नए और सख्त नियम बना दिए, जैसे राशन आधा कर दिया जाएगा, बीमारी का शक होने पर तुरंत टेस्ट होगा और जो काम नहीं करेगा उसे खाना नहीं मिलेगा। सैम ने मेसन को नरभक्षियों के बारे में सब कुछ बताया और चेतावनी दी कि उन्हें वो गर्म जगह ढूंढने के लिए तुरंत निकल जाना चाहिए, वरना नरभक्षी उन्हें ढूंढ लेंगे। लेकिन मेसन ने उसकी बातों पर यकीन नहीं किया और सबको लेकर वहां से चला गया। जाने से पहले एक छोटे लड़के ने चालाकी से हथकड़ी की चाबियां चुरा ली थीं और उसने चुपके से वो चाबियां सैम को दे दी। बाहर मेसन और विक्टर दुश्मनों पर नजर रखे हुए थे, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। विक्टर ने मेसन को समझाया कि सैम झूठ नहीं बोलता और उन्हें हमले के लिए तैयार रहना चाहिए। उन्होंने सुरक्षा कैमरों की मदद लेने का फैसला किया, लेकिन तभी एक आदमी ने आकर खबर दी कि सैम वहां से भाग चुका है। सैम तुरंत काई को खोजने निकल गया और उसने देखा कि उसे एक कमरे में बांध कर रखा गया था। उसे आजाद करने के बाद सैम ने काई के कंप्यूटर पर उस सिग्नल वाली जगह को खोजना शुरू किया। शुरुआत में तो कुछ नहीं मिला, लेकिन रडार को ध्यान से चेक करने के बाद आखिरकार उन्हें एक गर्म इलाका दिखाई दे गया। इससे यह पक्का हो गया कि दुनिया में एक ऐसी जगह सच में है जहां बर्फ पिघल चुकी थी। सैम और काई ने फौरन अपने बैगों में जितने हो सके उतने बीज भर लिए और दूसरों को आगाह करने के लिए भागे, पर रास्ते में मेसन और उसके आदमियों ने उन्हें रोक लिया। मेसन एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने की कोशिश कर रहा था कि तभी बाहर से जोर जोर से दरवाजे पीटने की आवाजें आने लगीं। सब लोग घबराकर सुरक्षा कैमरों की तरफ दौड़े। वहां का नजारा देखकर सबके होश उड़ गए। नरभक्षी पागलों की तरह दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उनके लीडर ने कैमरे के सामने डेक्स्टर का कटा हुआ सिर दिखाया और फिर कैमरा तोड़ दिया। यह देखकर मेसन को आखिरकार सैम की बात पर यकीन हो गया। उसने तुरंत आदेश दिया कि जो भी लड़ सकता है उसे हथियार दिए जाएं और बाकी लोग तिजोरी में छिप जाएं। कूपर सभी लोगों को तिजोरी की तरफ ले गया और दरवाजे पर पहरा देने लगा, जबकि मेसन और सैम की टीम हथियारों के साथ गलियारे में मोर्चा संभालकर खड़ी हो गई। वे बस दरवाजा टूटने का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक बत्तियां गुल हो गईं। जब रोशनी वापस आई तो सामने का दरवाजा खुला हुआ था, पर अंदर कोई नहीं आया। तभी पूरे ठिकाने के अंदर से अजीब आवाजें आने लगीं। अचानक कूपर के ठीक सामने वाले वेंट से एक नरभक्षी कूदकर बाहर निकला। कूपर ने खुद को बचाने की कोशिश की, पर नरभक्षी ने उसे नीचे गिरा दिया और तिजोरी की तरफ भागा। लेकिन इससे पहले कि वो अंदर घुस पाता, कॉलोनी के लोगों ने उसके मुंह पर ही तिजोरी का भारी दरवाजा बंद कर दिया। एक दूसरे गलियारे में एक छोटी लड़की रास्ता भटक गई थी और छिपने की जगह ढूंढ रही थी, लेकिन तभी एक नरभक्षी ने उसे ढूंढ लिया और मार डाला। इधर मेसन और सैम के हथियारबंद ग्रुप को बहुत देर से समझ आया कि नरभक्षी वेंट्स के जरिए अंदर घुस चुके हैं। दुश्मन ने उन्हें घेर लिया और एक बहुत ही खौफनाक लड़ाई शुरू हो गई। दोनों तरफ से लोग मारे जा रहे थे, लेकिन चाहे वे कितने भी नरभक्षियों को मार गिराते, उनकी गिनती कम ही नहीं हो रही थी। सैम और काई वहां से निकलने में कामयाब रहे, लेकिन विक्टर भागते भागते थक चुका था। उसने हार मानने के बजाय नरभक्षियों के लीडर से अकेले ही भिड़ने का फैसला किया। विक्टर ने डटकर मुकाबला किया, लेकिन बदकिस्मती से वो खूंखार लीडर उस पर भारी पड़ा और उसे मार डाला। इसी बीच घायल मेसन भागकर एक सुरक्षित कमरे की तरफ गया जहां कुछ ऐसे लोग छिपे थे जो तिजोरी तक नहीं पहुंच पाए थे। मेसन ने अंदर घुसते ही दरवाजा बंद कर लिया, जबकि सैम और काई अभी बाहर ही थे। तभी एक नरभक्षी उनके करीब आ गया। ये देखकर अंदर मौजूद एक आदमी ने मेसन को धक्का देकर नीचे गिराया और दरवाजा खोलकर सैम और काई को अंदर ले लिया। लेकिन उसी अफरा तफरी में एक नरभक्षी भी उनके साथ कमरे के अंदर घुसने में कामयाब रहा। काई ने बिना वक्त गंवाए उसे गोली मार दी और वे सब मिलकर दरवाजा बंद
करने के लिए दौड़े, पर वे जानते थे कि यह दरवाजा ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा, क्योंकि बाकी नरभक्षी वहां पहुंच चुके थे और पागलों की तरह उसे पीटना शुरू कर दिया था। खतरे को देखते हुए सैम ने फुर्ती से एक वेंट खोला और सबको अपने पीछे बाहर आने को कहा। मैसन ने फिर से विरोध किया और कहा कि बाहर वे सब ठंड से जम जाएंगे, इसलिए उन्हें यहीं रुककर दुश्मन का सामना करना चाहिए। लेकिन बाकी लोगों ने उसकी बात अनसुनी कर दी और वेंट के रास्ते बाहर निकलने लगे। सैम भी वहां से निकलने ही वाला था, पर उसने रुककर मैसन को अपनी बंदूक थमा दी। कुछ ही सेकंड बीते थे कि नरभक्षियों ने दरवाजा तोड़ दिया और मैसन पर टूट पड़े। मैसन ने पास ही रखे एक गैस टैंक पर गोली चला दी, जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। उस आग और धमाके में लगभग सभी नरभक्षी मारे गए, सिवाय उनके लीडर के, जो सही वक्त पर वेंट के अंदर छिप गया था। जल्द ही वह खूंखार लीडर वेंट के रास्ते सैम तक पहुंच गया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। लड़ते लड़ते वेंट का हिस्सा टूट गया और वे दोनों नीचे जानवरों वाले कमरे में जा गिरे। लड़ाई वहां भी जारी रही। सैम के हाथ में जो कुछ भी आ रहा था वह उस नरभक्षी पर फेंक रहा था, लेकिन वह आदमी सैम पर भारी पड़ रहा था और उसे बेरहमी से पीटने लगा। उस नरभक्षी ने सैम को फर्श पर पटक दिया और उसे घसीटने लगा। तभी सैम की नजर वहां गिरे हुए एक चाकू पर पड़ी। उसने मौका पाकर चाकू उठाया और सीधे उस आदमी के पैर पर वार किया। इस बार सैम उस पर हावी हो गया। उसने गुस्से में उस नरभक्षी का चेहरा बिगाड़ दिया और आखिर में उसका सिर काटकर अपनी जान बचाई। इसके बाद जब सैम ने बाहर निकलने की कोशिश की तो देखा कि पूरा गलियारा आग में घिरा हुआ था। बाहर काई और बाकी बचे हुए लोग वेंट से सुरक्षित निकल आए थे और अपनी आंखों के सामने अपने बंकर को जलता हुआ देख रहे थे। उसी वक्त सैम भी वहां पहुंच गया। उसने सबको हौसला दिया और कहा कि अब उन्हें उस वीडियो वाले गर्म इलाके को खोजना ही होगा। इसके बाद वो छोटा सा ग्रुप बर्फ पर पैदल चलने लगा, इस उम्मीद में कि उन्हें जल्द ही रहने के लिए एक नया और सुरक्षित घर मिल जाएगा। इसी उम्मीद के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।